किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुप्ता आज आपके लिए लेकर जो बिंदु आई हूँ, जो टॉपिक्स आई हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टूडेंट जैसा कि आप सब जानते हैं संविधान और उसके अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हर परीक्षा में हमें दिखाई देता है कि संविधान और उसके अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं। वैसे तो हमारे संविधान से अगर बात की जाए तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और बाद में ये तो मूल संविधान की बात हुई और बाद में फिर अन्य संशोधनों के द्वारा, अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा भी कुछ अनुच्छेदों को ऐड किया गया, जिसे हम उप अनुच्छेद भी कहते हैं। तो उस तरह से जब हम करें तो वो 450 के प्लस में चले जाते हैं। लेकिन हम जब उन्हें याद करने बैठते हैं, आप जब उन्हें याद करने बैठते हैं तो एक बहुत बड़ा सा लगता है कि इतने सारे को मैं कैसे याद करूँगा। इतने सारे प्रश्न आते हैं अनुच्छेद से, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हम किन्हें याद करें और किन्हें याद नहीं करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रमुख अनुच्छेद जिनसे प्रश्न बनते हैं या जिनसे प्रश्न हमें देखने के लिए मिलते हैं कि आ रहे हैं, उन्हें एक जगह आपके लिए किया है, लेकिन वो एक पार्ट में नहीं किया मैंने इसके 2 से 3 पार्ट बनाने हैं आपके लिए, जो संविधान के अनुच्छेदों पे होंगे, क्योंकि अगर हम एक क्लास में करना चाहें तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उन्हें पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया। जैसा कि हमारे पीछे स्क्रीन पे बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने कुछ अनुच्छेदों को यहाँ लिख रखा है, उनके साथ साथ मैंने वो किससे संबंधित है ये भी लिख रखा है। तो आज हम केवल उन अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, इन सबसे संबंधित अनुच्छेद है। क्योंकि हम लोग इनको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, तो 3 पार्ट्स में हमारा पहला पार्ट जो होगा वो इनसे संबंधित होगा। तो आइए आप बहुत आसानी से इस तरह से पढ़ते हुए संविधान के अनुच्छेदों को याद कर लेंगे, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिखा है संविधान का भाग 1। तो आप सब जानते हैं, पढ़ा भी होगा कि हमारा जो मूल संविधान है वो 22 भागों में निर्मित है। तो जो संविधान का भाग 1 है उसमें चर्चा है राज्य और संघ की। संविधान के भाग 1 में जिसमें लिखा हुआ है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, राज्य का संघ। ये संविधान का जो पहला भाग है उसमें ही वर्णन है कि भारत जो है वो संघों का, राज्यों का संघ है। तो हम जब इसके अनुच्छेद 1 में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 1, 2, 3। ये तीनों अनुच्छेद संबंधित किससे हैं? ये तीनों अनुच्छेद भारत के राज्यों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 1 में ये वर्णन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ये जो मैंने पहले बताया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। नंबर 2 में जब हम जाते हैं तो नंबर 2 में ये व्याख्या की गई है कि भारत में यदि किसी दूसरे देश का भूभाग सम्मिलित होता है, यानी बाहर से या तो हमारा भाग कोई ले लिया, हम उसको वापस लेते हैं, या हम किसी के दूसरे के भूभाग को जीत कर, युद्ध करके, संधि करके किसी भी तरह यदि अपने भारत में मिलाते हैं तो उसे हम भारत का राज्य किस तरह बनाएंगे। तो अनुच्छेद 2 जो है इसमें राज्यों के गठन का वर्णन है। किसका वर्णन है? राज्यों के गठन का। लेकिन कैसे राज्य? जो हम दूसरे से लेंगे, दूसरे से ग्रहण किए हुए राज्यों का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 2 में। और जो अनुच्छेद 3 है ये हमारे देश के भीतर जो राज्य है उनकी सीमाएं, उनका निर्माण और उनके स्थापना से संबंधित है। तो यहाँ देखिए राज्य से ये सब है, लेकिन सब में कंडीशन बदल जाता है। तो राज्यों की सीमा, गठन और स्थापना, ये कहाँ आ जाता है? अनुच्छेद 3 में। तो आप ध्यान दे लीजिए, भाग 1 का 1, 2, 3, ये तीनों कहाँ जा रहा है? ये सीधे सीधे आपको लेके जा रहा है राज्यों की ओर, यानी कि भारत को गठित करने की प्रक्रिया में। भाग 2 को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि भाग 2 में हमें कंडीशंस हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के क्योंकि भाग 2 का जो ये 5 से 11 तक का अनुच्छेद है इसमें नागरिकता का वर्णन है। तो ये मैं आपको एक अलग क्लास में पढ़ाऊंगी कि भारत में नागरिकता किस किस विधि से प्राप्त की जा सकती है,
यह कौन सी विधि है जिससे नागरिकता हमारा समाप्त हो जाता है, तो ये भाग 2 में है। तो अभी सिर्फ आपके लिए इतना जानना है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक जो हमारे संविधान का भाग 2 है वो किससे संबंधित है, वो नागरिकता से संबंधित है। वो किससे संबंधित है, नागरिकता से। अब जब बात आगे आती है भाग 3 की, तो भाग 3 12 से लेके 11 पे हमने नागरिकता को समाप्त किया, तो 12 से लेके 35 है। और यहाँ हमारे मौलिक अधिकार दिए गए, ये भी आपको विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है। मौलिक अधिकार मैं एक क्लास इसका भी आपको दूंगी। मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि नागरिकता, मौलिक अधिकार, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे क्लास में। अभी सिर्फ आप ये देख लीजिए कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। अब बात यदि करें भाग 4 की, तो भाग 4 एक ऐसा भाग है जिसमें 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा भी गया। तो भाग 4 में जिसका वर्णन है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें भाग 4 में अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनमें बाद में यहाँ आप देख सकते हैं कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा, किसके द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा ऐड किया गया किसको, मौलिक कर्तव्य को। किसको ऐड किया गया, मौलिक कर्तव्य को। तो ये भी हमें विस्तार से पढ़ने की जरूरत है कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं। तो ये बाद में एडिशनल ऐड किया गया था, मूल संविधान का भाग ये नहीं था। ये 1976 में 42वें संशोधन द्वारा ऐड किया गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 42वां संशोधन जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई और 40वें संशोधन में बहुत सारी चीज़ें हटाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ये अलग क्लास होगा हमारा। अभी जो हम लोग को ये देख लेना था कि भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 4 के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसी में भाग 4 का 51 का ए के द्वारा संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 1996 में। और किस संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। अब हम कुछ प्रमुख अनुच्छेद को देखते हैं कि वो किससे संबंधित है। सबसे पहले भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, भारत का जिसे सर्वोच्च शक्ति कहते हैं, वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है राष्ट्रपति, भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन्हें कौन सी शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है, उनका पद किससे बनता है, उनका निर्वाचन। तो हम लोग राष्ट्रपति के जो प्रक्रिया है इसको एक लाइन से देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से 3 को एक साथ 4 को करते हैं। चलिए 4 को एक साथ किया, 52, 53, 54, 61। क्वेश्चन पूछ देगा राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के द्वारा निर्मित है, तो 52 में पद है। 52 में क्या है, पद है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52। अब पद जब मिला तो इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगी कार्य करने की शक्ति। तो शक्ति और कार्य, शक्ति और कार्य ये कहाँ है, 53। शक्ति और कार्य कहाँ है, 53। तो अब जब पद और शक्ति मिल गई तो पद और शक्ति किसी विधि प्रक्रिया के द्वारा मिली होगी, तो ये मिलती है किसके द्वारा, निर्वाचन के द्वारा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान कहाँ है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 54 में है। अब यहाँ देखिए पहले पद मिल गया 52 में, 53 में शक्ति और कार्य, 54 में निर्वाचन। अब जब पद हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गई, नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई, तो हो सकता है कि आप अच्छे से काम ना कीजिए तो आपको पद से हटाना भी पड़ जाए। तो राष्ट्रपति को जिस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है उसे महाभियोग कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग। तो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद किसमें है, ये है 61 में। ये किसमें है, 61 में। तो यहाँ देख लीजिए ये चारों हमने एक कंबाइन में डाल दिया। कौन कौन डाल दिया, राष्ट्रपति का पद 52 याद हो जाएगा, शक्ति और कार्य 53, निर्वाचन 54, भले भांति काम नहीं किए कुछ भी हो गया, हटाना है तो 61 महाभियोग के द्वारा। तो ये 4 राष्ट्रपति के एक साथ हो गए। अब आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति में मैंने 4 और लिख रखा, 72, 85, 123 और 143। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसको हम
किसके द्वारा? तो हमारे देश में सबसे बड़ी शक्ति होती है राष्ट्रपति, जिसको यह अधिकार है कि ये क्षमा किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। तो क्षमादान कहाँ है? क्षमादान 72। क्षमादान कहाँ दिया गया है? तो क्षमादान की शक्ति 72 में दी गई है। और क्षमादान के बाद इनको एक और चीज़ का अधिकार दिया जाता है, वो होता है लोकसभा के विघटन। यदि हमारी सरकार सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ये लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, या जब सदन में कोई पार्टी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो 85 के तहत ये लोकसभा का विघटन करते हैं। क्या करते हैं? लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन, ये शक्ति इनको किसके द्वारा मिलती है? अनुच्छेद 85। तो यहाँ देखिए 72 में क्षमादान, 85 में आपको मिल गया लोकसभा का विघटन। अब यहाँ अनुच्छेद 1, 2, 3 देखने में भी लग रहा है 1, 2, 3। हमारे यहाँ जब किसी को कानून बनाने का अधिकार होता है, विधेयक बिल बनता है, तो वो 3 जगह जाता है। आप इसको देख सकते हैं कि जब संसद के अंतर्गत कोई विधेयक बनता है, कोई कानून बनता है, तो इसके अंतर्गत 3 अंग आता है। 3 अंग कौन कौन होता है? पहला होता है लोकसभा। पहला होता है लोकसभा, जिसे हम बोलते हैं निचली सदन। दूसरा लोकसभा के बाद कहाँ आता है? राज्यसभा, जिसे हम बोलते हैं अप सदन, ऊपरी सदन। और इन दोनों के बाद फाइनली आता है किसके पास? राष्ट्रपति। लेकिन अचानक से कोई कानून बनाना हो, लोकसभा की अभी नहीं चल रही है कार्यवाही, तो हम क्या कर सकते हैं? ये 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों शक्तियों को मर्ज करके ले आए अनुच्छेद 103 में, यानी कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का, यानी कि बिना लोकसभा राज्यसभा में बिल पेश किए डायरेक्ट राष्ट्रपति कोई कानून बनाकर उसको लागू कर सकता है, इसे अध्यादेश कहते हैं। तो ये आप देख लिया 1, 2, 3, तीनों का और एक जगह आ गई। अब राष्ट्रपति का एक और शक्ति है 1, 2, 3। किसी भी मामले में, किसी भी ऐसा जिसमें कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेना पड़े, तो वो लेता है इस शक्ति का प्रयोग करके, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी मुद्दे पे सर्वोच्च न्यायालय से सलाह प्राप्त कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। तो ये सारा किसका हो गया? ये हो गया राष्ट्रपति का। आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। सबसे पहले अनुच्छेद 52 पद, अनुच्छेद 53 शक्ति और कार्य, अनुच्छेद 54 निर्वाचन, अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 72 क्षमादान, अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार। तो इन सबसे क्वेश्चन देखा जाता है कि पूछा जा रहा है। पूछने का क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 52। राष्ट्रपति को किसी भी कार्य शक्ति का अधिकार किससे प्राप्त होता है? 53। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से होता है? 54। तो ये आपको मैंने उन अनुच्छेदों का वर्णन दे दिया जो प्रमुखता से राष्ट्रपति से संबंधित पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति। हमारे देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है। उपराष्ट्रपति वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में कार्यभार भी संभालता है और साथ साथ ये राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष भी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ मैंने 2 अनुच्छेद लिख रखा है, अनुच्छेद 63 और 64। तो सबसे पहले जब कोई पद होगा तो उसका गठन होता है। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अनुच्छेद 63 के तहत आता है। किसके तहत आता है? अनुच्छेद 63 के तहत आता है। किसका पद? उपराष्ट्रपति का पद। और उसके बाद अनुच्छेद जो 64 है, इसमें उपराष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो राज्यसभा का सभापति होगा। मैंने अभी आपको बताया पहले ही कि ये राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद बनाया जाता है और अनुच्छेद 64 के तहत यह फैसला होता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद
बारी आती है कार्यकारी प्रधान यानी प्रधानमंत्री की। हमारे देश में तीसरा जो पद होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, जो कि हमारे द्वारा चुने गए इलेक्टेड कैंडिडेट, जो हम लोग कैंडिडेट को चुनकर भेजते हैं, उनके मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, पक्ष का नेता होता है, जो कि बहुमत में होता है। तो प्रधानमंत्री का पद जो है ये 74 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नहीं, 74 के अंतर्गत, सॉरी 74 के अंतर्गत पद नहीं आता है, 74 के अंतर्गत मंत्रिमंडल आता है। 74 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि एक मंत्रिमंडल होगा। मंत्रिमंडल का गठन 74 के अंतर्गत आता है। 74 के अंतर्गत क्या आता है? मंत्रिमंडल का गठन। और 75 के अंतर्गत आता है कि जो मंत्रिमंडल का नेता होगा वो पक्ष का नेता, वो प्रधानमंत्री होगा। यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि अनुच्छेद 74 जो है ये व्याख्या करता है कि एक मंत्रिमंडल होगा, और 75 कहता है कि उस मंत्रिमंडल का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिमंडल का गठन और अनुच्छेद 75 के तहत एक प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद जब राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तो इनकी कार्यवाही कहाँ होती है? इनकी कार्यवाही होती है संसद के अंतर्गत। ये कहाँ प्रधानमंत्री हो या मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य हो, ये किसके नेता होते हैं, ये किसके सदस्य होते हैं? तो ये संसद के सदस्य होते हैं। तो इसके बाद जो कुछ अनुच्छेद हैं ये संसद से संबंधित है, संसद के कार्यों से संबंधित है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इन तीन अनुच्छेद 79, 80 और 81। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि 79 में क्या है। 79 में है कि भारत में एक संसद होगा। 79 में क्या है कि एक संसद होगा, यानी कि हमारे कंट्री का एक सदन होगा जिसे हम संसद कहेंगे। उसके बाद मैंने पहले ही बताया कि अपर सदन कहते हैं राज्यसभा को और लोअर सदन कहते हैं लोकसभा को। तो 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन होगा। राज्यसभा का गठन किसके अंतर्गत होगा? 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन होगा। 80 में है कि संसद में राज्यसभा होगा और 81 के अंतर्गत लोकसभा होगा। 81 के अंतर्गत कौन होगा? लोकसभा। तो ये तीनों एक कंबाइन हो गया कि अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत का एक संसद होगा, अनुच्छेद 80 कहता है कि एक राज्यसभा होगा और 81 कहता है कि लोकसभा होगा। इन तीनों के बाद जब आप नीचे आइएगा तो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 100। चलो 100 को डिवाइड कर देते हैं 50-50 में, यानी कि कोई मुद्दा आया और उस पर पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो गए। जैसे अभी हाल ही में एक मुद्दा आया है कि बालिका की विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए। अब जब अगर इस पर बहुमत से करने की बात है, वोटिंग करने की बात है, तो मान लीजिए कि जितने कुल सदस्य हैं उसमें से आधे पक्ष में गए और आधे विपक्ष में चले गए। तो यहाँ क्या हो गया? 50-50 हो गया। अब जब 50-50 हो गया तो निर्णय कैसे होगा? तो वहाँ क्या व्यवस्था दी गई है कि अब लोकसभा के अध्यक्ष को ये अधिकार होगा कि वो किसी भी एक पक्ष में वोट देकर उस पक्ष की तरफ बिल को पारित करवा दे, वो हाँ की तरफ कर दे या ना की तरफ कर दे। तो ये अधिकार किसके पास होगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जब 50-50 पे कोई मुद्दा अटक जाता है तब लोकसभा अध्यक्ष वोट दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष वोट करेगा, वोट कर सकता है। क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। किसके अंतर्गत करेगा? अनुच्छेद 100 के अंतर्गत करेगा। किसके अंतर्गत करेगा? अनुच्छेद 100 के अंतर्गत। अब है अनुच्छेद 105। तो हमारे यहाँ लोकसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो उस विशेषाधिकार की चर्चा अनुच्छेद 105 में है। तो इसको लिख सकते हैं लोकसभा के विशेषाधिकार। लोकसभा के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, या आप इसको लिख सकते हैं लोकसभा के विशेष क्षेत्र, क्षेत्राधिकार। ये लोकसभा को विशेष रूप से दिया जाता है कि आप अपने अधिकार का यहाँ प्रयोग करते हुए कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 108 की। 108 में किसी भी परिस्थिति में मान लीजिए कोई मामला बहुत लंबे समय से लंबित है, अटका हुआ, निर्णय नहीं हो पा रहा, लोकसभा में भी अटका हुआ, राज्यसभा में भी अटका हुआ, तो यहाँ पे राष्ट्रपति को
यहाँ पे राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो उस मामले के निपटारे के लिए या कोई आकस्मिक घटना होगी, कुछ भी ऐसा हो गया, तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इससे 2-3 क्वेश्चन देखिए क्रिएट होते हैं। 8 में क्या शक्ति है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये बुलाने का प्रावधान कहाँ दिया गया है? ये बुलाने का प्रावधान दिया गया है किसमें? ये बुलाने का प्रावधान 108 में है। और ये बुला कौन सकता है? तो इस बैठक को बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। इस बैठक को बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि बुलाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? तो जब भी ऐसी बैठक बुलाई जाएगी, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष। तो अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ देगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है। क्वेश्चन पूछ देगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो 108 के तहत। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ से आपको देख सकते हैं 3 क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। इसके बाद आती है बात अनुच्छेद 110। तो 110 जो है, इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि कौन सा बिल धन विधेयक होगा। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की चर्चा है। इसमें धन विधेयक की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है? धन विधेयक। इसमें चर्चा किसकी की गई है? इसमें धन विधेयक की चर्चा की गई है। अब बात होती है कि जो धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है कि कौन सा बिल धन विधेयक है? तो ये भी यही जुड़ जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये निर्णय लेने की क्षमता किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को, कि अमुक बिल, अमुक जो भी प्रावधान है, ये धन विधेयक है या नहीं है। ये निर्णय लेने का भी अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो आप देख सकते हैं 108, 110 दोनों का संबंध है लोकसभा अध्यक्ष। अब 112, हमारे देश में साल भर का बजट पेश किया जाता है। लेखा जोखा, साल में कितनी आय होगी, कितनी व्यय होगी, किस मद से कितनी आय होगी, किस मद में कितनी व्यय की जाएगी। तो ये पूरे लेखा जोखा को जो तैयार करके पेश किया जाता है, इसको अनुच्छेद 112 के तहत बजट का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 112 के तहत किसका प्रावधान है? अनुच्छेद 112 बजट का प्रावधान करता है। इसके बाद हमने यहाँ लिखा 116 में लेखा अनुदान की चर्चा है। लेखा अनुदान क्या होता है? जिस बात के लिए बजट नहीं बना, बजट में उसकी कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन अचानक से वो खर्च सामने आ गया या अलग से उसके लिए बजट पेश किया गया, अलग से उसके लिए पैसा पारित किया गया, तो उसे कहते हैं लेखा अनुदान। क्या बोलते हैं उसे? उसे कहते हैं लेखा अनुदान। इसके बाद एक बच गया है अनुच्छेद 117। किसके अंतर्गत ये सब आ रहा? संसद। ध्यान दीजिएगा, ये सब संसद के अंतर्गत है। तो 117, तो 117 में जो चर्चा है वो है वित्त विधेयक की। 100 चर्चा में उस बिल की चर्चा है जिसमें वित्त की बातें की गई है, वित्त के लिए पेश किया जाता है, तो वित्त विधेयक। अब यहाँ से एक बार देख लीजिए, 79 संसद का होने की प्रावधान है, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, ये तीनों एक जगह कर दिया हमने। 100 लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार, 105 लोकसभा का विशेष अधिकार, 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। 110 धन विधेयक। धन विधेयक का अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। 112 बजट। 116 लेखा अनुदान। लेखा अनुदान, लेखा अनुदान। 117 वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है? ये 117 में प्रोविजन दिया गया।
तो ये आपने देख लिया। अभी तक हम लोगों ने कहा क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने राज्यों का गठन देख लिया, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशिका, कर्तव्य, उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित देख लिया, उपराष्ट्रपति देखा, संसद देख लिया। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा और चर्चा में आपके लिए रखा है। एक है सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले यहाँ दिया है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षण होता है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। तो सबसे पहला क्या है? 124, ये सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गठन, कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि नई दिल्ली भारत की राजधानी में है। ये कहाँ कहा गया है? 124 में। अब जब हम आते हैं 131 में, तो यहाँ दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा। यानी कि हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये कहाँ दिए गए हैं? 131 में मौलिक अधिकार की रक्षा, मौलिक अधिकार की रक्षा, मौलिक अधिकार की रक्षा की बात की गई। अब बच गया 143 और 137। तो न्यायिक पुनर्विलोकन। अब बोलोगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? मान लीजिए कि कोई कानून, कोई एक्ट बन गया, संसद ने बना दिया, लेकिन बाद में कोई उसके खिलाफ दायर हुआ कि ये संविधान के अनुरूप नहीं बना है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर होता है कि वो देखे कि ये विधेयक जो है या ये बिल जो है, ये जो एक्ट बना है, ये संविधान के अनुरूप बना है या नहीं बना है। तो इसके लिए जो रिट दायर की जाती है, जो इसके लिए पिटीशन दायर की जाती है, इसको कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ये 137 में है, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन ये किसके अनुसार होता है? 137 के अंतर्गत होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 143। आप देखिए 143 यहाँ भी है, 143 यहाँ भी था। क्या था यहाँ? कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता। तो यहाँ 43 में है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है। ये यहाँ ले सकता की बात की गई, तो यहाँ दे सकता है, लेकिन अनुच्छेद तो एक ही आ रहा है 143। अब इसके बाद हमने दो और यहाँ लिख रखा है, एक लिख रखा है महान्यायवादी और एक लिख रखा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो महान्यायवादी की गठन, महान्यायवादी वो व्यक्ति होता है जिसे हम भारत का विधि अधिकारी भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी रिटायरमेंट की या इनके कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं होती। जब चाहे प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, जब चाहे प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति इनको बहाल कर सकते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो सरकार है उसको कानूनी सलाह देना। इनको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो 76 में इनके पद की व्याख्या की गई है। इनकी पद जो है वो कहाँ दी गई है? 76 में, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पद। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहते हैं और इनका काम होता है कानूनी सलाहकार होते हैं। ये सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। ये क्या होते हैं? ये कानूनी सलाहकार होते हैं। किसके? सरकार के। सरकार को ये कानूनी पचड़े से सलाह देते हैं। अगर ये सलाह ना दे तो क्या होगा? सरकार कोई भी एक्ट बना देगी बिना कानून को जाने और फिर वो न्यायिक पुनर्विलोकन में चला जाएगा कि ये तो कानून के अनुरूप बना ही नहीं, तो वो वहाँ ना जाए, इसलिए इनका काम होता है सरकार को सलाह देना। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कानूनी सलाहकार के रूप में अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर करते हैं। अब मैंने एक और यहाँ लिख रखा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ मैंने थोड़ा इसको लिख दिया, मैं इसे अब यहाँ से हटा दे रही हूँ, ये तो आप लोग देख चुके हैं। तो ये क्या है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको देख लीजिए। तो देखिए भारत में इनको कैग कहा जाता है, इनका शॉर्ट फॉर्म होता है कैग। ये क्या होते हैं? ये एक IAS रैंक के अधिकारी होते हैं
और इनका काम होता है सरकार के खर्च में आय और व्यय का ब्यौरा रखना। आप अक्सर देखते होंगे कि कैग की रिपोर्ट में आया कि ये घोटाला हुआ, कैग की रिपोर्ट में आया कि यहाँ अवैध रूप से पैसे का खर्च हो गया। इनका जो काम होता है, ये कैग की बहाली किसके अनुरूप होती है? 148 में दिया गया कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा और इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार करना, नियंत्रण रखना या निगरानी करना। तो आज मैंने प्रमुख अनुच्छेद का पार्ट 1 आपको दिया। ये आपका भाग 1 था, इसे आप भाग 1 देखिए। हम लोग इसी तरह से जो प्रमुख अनुच्छेद हैं जिनसे प्रश्न क्रिएट होते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन में अक्सर हमको देखने को मिल जाते हैं, उनका 1-2 पार्ट करके और लाएंगे ताकि आपको आराम से इजीली अनुच्छेद याद हो जाए। तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम आगे आपके लिए मोटिवेट होंगे और वीडियो बनाने के लिए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपको हमारे PDF में भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है किरण सिविल सर्विस। इसी चैनल के नेम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ भी जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।